शादी करके मानवी अपने बड़े अमीर ससुराल में चली आती है। मानवी के ससुराल में उसके सास ससुर मीनाक्षी दर्पण, पति अजीत, दो देवर महेश सुरेश और तीन ननंद रिया कोमल साक्षी ये सब थे। मानवी का ससुराल काफी बड़ा और आलीशान है। मेरा ये ससुराल तो कितना बड़ा है। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे भाग्य में इतना अच्छा और अमीर ससुराल लिखा। मुझे बहुत नींद आ रही है। अब सब जाकर सोते हैं ना। हाँ ठीक है। मानवी बहू तुम कमरे में जाकर आराम करो। सवेरे 6 बजे उठना है तुम्हें। मानवी अजीत के साथ अपने कमरे में आती है। मानवी, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? बहुत अच्छा लगा जी। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे के 6 बजे मानवी जल्दी उठकर चाय और पराठों की व्यवस्था करने में लग जाती है। अच्छा हुआ यहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा है, वरना मेरे मायके में तो केवल मिट्टी का चूल्हा ही था। थोड़े समय बाद ही मानवी नाश्ता लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अब यहाँ पर कोई नहीं था। अरे ये क्या, सब लोग अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए। तभी मानवी मीनाक्षी के कमरे में आती है तो वहां पर दर्पण मीनाक्षी दोनों बैठे थे। माँ जी, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो चुकी है। चलिए बाहर चल के चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू, हम चाय नाश्ता और खाना अपने अपने कमरों में ही खाते हैं, तो तू हमारे लिए चाय नाश्ता यहीं लेकर आ। अच्छा ठीक है माँ जी। और सुन बहू, इस घर के सभी लोगों को अपने अपने कमरों में खाने की आदत है, तो बाकी सबको भी तू उनके कमरों में ही चाय नाश्ता देकर आ जा। पर ऐसा क्यों माँ जी? बल्कि खाना तो हम सबको एक साथ बैठकर खाना चाहिए ना। बहू, यहाँ किसी के पास इतना समय नहीं है कि सब साथ बैठकर खाना खाएं। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ठीक है माँ जी, मैं यही नाश्ता लेकर आती हूँ आपका, और बाकी सबको भी उनके कमरों में ले जाकर दे देती हूँ। थोड़े समय बाद मानवी चाय नाश्ता लेकर मीनाक्षी के कमरे में आती है तो मीनाक्षी दर पर दोनों बिस्तर पर बैठकर चाय नाश्ता करने लगते हैं। माँ जी, बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में परेशानियां आती हैं। अच्छा, ऐसा किसने कहा तुझसे? हम तो सालों से बिस्तर पर ही खाना खाते आ रहे हैं बहू। तू जा और बाकी सबको भी चाय नाश्ता देकर आ। जी माँ जी। मानवी कमरे से बाहर आती है। कितने अजीब हैं ये लोग। भला बिस्तर पर बैठकर कौन खाता है। तभी मानवी बारी बारी सबके कमरों में जाती है और सबको चाय नाश्ता देती है। अब बाकी सब भी बिस्तर पर बैठकर नाश्ता करते हैं। ऐसे अजीब लोग तो पहली बार देख रही हूँ मैं। अरे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, इस पर खाना खाने के बजाय ये सब अपने अपने कमरों में बिस्तर पर खाना खा रहे हैं। तभी मानवी अजीत को नाश्ता लाकर देती है तो अजीत भी बिस्तर पर ही बैठा था। अजीत जी, ये क्या चक्कर है? इस घर के सभी लोग अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? सब एक साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? और ये सब बिस्तर पे बैठ के क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि सबको बचपन से ऐसी ही आदत है। यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये आदत तो कितनी खराब है। अजीत जी, परिवार में इतने सारे लोग हैं, सबको शांति से एक जगह एक साथ बैठकर ही खाना खाना चाहिए ना। क्या करें अब मानवी, किसी को कहें तो कोई मानता नहीं। सबको आदत सी हो चुकी है। इसीलिए तुम भी इस बात को छोड़ो। हर एक के कमरों में जा जाकर तो हालत खराब हो जा रही है मेरी। पता नहीं आगे क्या क्या होगा अब। तभी मानवी बाहर आकर अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। भाभी, हमारे कमरे में जूठे बर्तन पड़े हैं, उसे लेके आ जाना। और हाँ, साथ में हमारे बेड की चादर भी धो देना, उस पर थोड़ी चाय गिर गई है। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। क्या? भाभी, हमारे कमरों की चादर पर भी चाय गिर गई है। आप उसे भी धो देना। अब हर कोई मानवी को यही बात कहता है। अरे क्या पागलों के खानदान में आ गई हूँ मैं। ऐसी हरकतें कोई बच्चे भी नहीं करते होंगे। तभी मानवी एक एक करके सबके कमरों में आती है तो सबके बिस्तर की चादर पर चाय नाश्ता गिरा हुआ था। सबने बिस्तर गंदे कर दिए। अब इतनी सारी चादर धोनी पड़ेगी मुझे। क्या मुसीबत है ये घर है या पागल खाना। तभी मानवी सारी चादर धोकर उन्हें छत पर सुखाने डाल देती है। आहा, आज तो हालत खराब हो गई यार मेरी। चलो अब थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। तभी मानवी नीचे आती है। बहू, सबके बिस्तर धोना हो गए? जी माँ जी। चल अब घर की सफाई कर दे, तब तक सबके बिस्तर की चादरें भी सूख जाएंगी। तो तू सभी चादर को सबके कमरों में ले जाके रख देना।
ये क्या मुसीबत है यार! यहाँ तो मुझे आराम करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। तभी मानवी घर की सफाई करने में लग जाती है। दोपहर का समय। अरे बहू, खाने की व्यवस्था कर दे। खाने में पालक पनीर, कढ़ी चावल और रायता बना देना। हाँ, एक के बाद एक काम ही है इस घर में। तभी मानवी रसोई में आकर खाने की व्यवस्था करने लगती है। थोड़े समय बाद खाना तो बन गया। अब फिर से सबके कमरों में जाकर मुझे खाना देना होगा। अरे, ये क्या नौकरों जैसी हालत हो गई है मेरी। तभी मानवी फिर से एक एक के कमरों में जाकर सबको खाना देती जाती है और सब इस बार भी बिस्तर पर खाना खाने लगते हैं। देवर जी, आप नीचे बैठकर खाना खा लीजिए ना। अगर इस बार भी आपने बिस्तर पर खाना गिरा दिया तो फिर से मुझे चादर धोनी पड़ेगी। भाभी, हमें नीचे बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है। पता नहीं कब सुधरेंगे इस घर के लोग। थोड़े समय बाद सब इस बार भी अपने बिस्तर पर खाना गिराकर चादर खराब कर देते हैं। एक तो इतने सारे जूठे बर्तन और ऊपर से इन सब ने और चादर खराब कर दी। अब फिर से मुझे सारी चादर धोनी पड़ेगी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मानवी बार बार सबको एक साथ खाना खाने की बात कहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अब रोज रोज सबके कमरों में खाना ले जाकर देना, रोज रोज सबकी चादर धोना, इन सब से मानवी काफी परेशान हो जाती है। इस बीच वो कई बार गिरती भी जाती है। एक दिन दोपहर में मानवी रसोई में थी। रोज रोज सबके कमरों में जाके सबको खाना देते जाओ, रोज रोज सबकी गंदी चादर धोते जाओ और अकेले इस घर के इतने सारे काम भी करो। बस अब बहुत हो गया। अब इस परिवार के सदस्यों को अपना ये तरीका बदलना ही होगा। तभी मानवी खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। तभी मीनाक्षी और सब कमरों से चिल्लाते हैं, अरे बहू, खाना ला, मुझे बहुत भूख लगी है। अब भाभी, जल्दी खाना लाओ ना, मुझे भूख लगी है। तभी सब एक साथ बाहर आते हैं। मानवी, मैं कब से तुम्हें खाने के लिए कह रहा हूँ, तुम आवाज सुन ही नहीं रही हो। जी, मेरे पैर में मोच आ गई है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो आप सब यहाँ आकर ही खाना ले लीजिए। तभी मानवी सबको अलग अलग प्लेटों में खाना देती जाती है और सब अपने अपने कमरे में खाना लेकर चले जाते हैं। हाँ, ये क्या? सब यहाँ बैठकर खाने की बजाय अपने अपने कमरों में खाना लेकर चले गए। तभी मानवी ऑयल लेकर सबके कमरे के बाहर आती है और चुपके से हर कमरों के बाहर ऑयल फेंक देती है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब आएगा मजा, जब टूटेगी सबकी कमर एक साथ। तब आएगी सबकी अकल ठिकाने। थोड़े समय बाद मीनाक्षी दर्पण कमरे से बाहर आते हैं, तो जैसे ही उनका पैर ऑयल पड़े फर्श पर पड़ता है तो दोनों धड़ से नीचे गिर जाते हैं। मेरी कमर! मेरी कमर। दर्पण मीनाक्षी की आवाज सुनकर सब जैसे ही अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं, तो सबका पैर ऑयल गिरे फर्श पर पड़ते ही वो भी कमर के बल गिर जाते हैं। मेरी कमर। तभी सब अपनी अपनी कमर को हाथ लगाए मानवी के पास आते हैं और वहां डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे, मेरी तो कमर की हड्डी टूट गई रे! माँ जी, मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि आप सब नीचे आकर साथ बैठकर खाना खाइए। जिस तरह आप सब गिरे हो ना, ऐसे ही मैं भी रोज रोज आपके कमरों में आते जाते गिरती जाती थी। मेरी बात मान लीजिए माँ जी। अब से सब साथ बैठकर खाना खाया कीजिए। तुम सही कहती हो मानवी, आज से हम सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे और एक साथ खाएंगे। तभी मानवी सबको खाना देती है और सब पहली बार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। वैसे देखा जाए तो सबके साथ बैठकर खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। बहू, आज से हम सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद मीनाक्षी के परिवार वालों ने कमरों में अलग अलग बिस्तर पर बैठकर खाना खाना बंद कर दिया और सब रोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना और नाश्ता करने लगे। जिसके बाद मानवी के ऊपर से काम का प्रेशर काफी हद तक कम हो गया और वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगे। तान्या अपने परिवार के साथ रहती है। तान्या की ननंद रूपा सुबह सुबह सिलाई कर रही होती है। रूपा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर के काम पहले किया करो, बाद में ये सब। तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आती है? भाभी, वो पड़ोस वाली आंटी रात में ही अपना ब्लाउज का कपड़ा देकर गई है। आज उन्हें बाहर जाना है ना, इसलिए उन्हें जल्दी चाहिए। मैं ये ब्लाउज बना दो, फिर घर के काम भी कर दूंगी। क्या मतलब बाद में कर दूंगी? अरे, ये क्या तुम फालतू के काम करती रहती हो? भाभी, ये काम फालतू के नहीं है। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है और आसपास के लोग भी कहते हैं कि मेरे हाथ में हुनर है। मैं बहुत अच्छी डिजाइन बनाती हूँ।
लोगों का तो काम ही है कि बात को बना चढ़ाकर बोलना, और तुम हो कि लोगों की बातों में आ जाती हो। अरे ये घटिया डिजाइन बनाकर तुम समझती क्या हो? एक दिन बड़ी डिजाइनर बन जाओगी। देखो ये सपने तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। भाभी मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बना है और क्या नहीं बना। मैं बस मेहनत करती हूँ और जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। इस थर्ड क्लास सिलाई से तुम डिजाइनर बनने के ख्वाब देख रही हो? तुमने मेरे सब डिजाइनर कपड़े देखे हैं ना? वो होता है असली डिजाइन। तुम्हारी तरह दर्जी बनने को डिजाइनर नहीं कहते हैं। भाभी आपको मुझसे कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, लेकिन आप ऐसे रोज रोज मुझे मत सुनाया कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा ठीक है, एक तो काम ना करो, ऊपर से ये भी चाहती हो कि तुम्हें कोई कुछ बोले ना। अरे मेरे दोस्तों को पता चला कि मेरी ननद दर्जी है तो पता भी है मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। भाभी आप मेरी वजह से वैसे भी किसी दोस्त को घर नहीं बुलाती हो, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। तभी तो बोल रही हूँ ये दर्जी बनना छोड़ दो। तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी क्यों बेइज्जती करवाने में लगी हुई हो? तान्या अपनी ननद को खूब खरी खोटी सुनाती है और फिर वहां से चली जाती है। रूपा बेचारी सिलाई करने लगती है। इसी तरह अक्सर तान्या अपनी नंद को सिलाई के लिए बहुत सुनाया करती है। कुछ दिनों बाद तान्या बहुत ही महंगी और डिजाइनर ड्रेस लेकर आती है और उसे पहनकर देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ भाभी ये बहुत सुंदर है, लेकिन आपको थोड़ा ढीला नहीं लग रहा है क्या? अभी इसकी फिटिंग करनी है, देख रही हो ना, ये है डिजाइनर ड्रेस। तुम जो करती हो वो हर दूसरा दर्जी कर सकता है, लेकिन ऐसी डिजाइनर ड्रेस हर कोई नहीं बना सकता। हाँ भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हो, ये वाकई में बहुत अच्छी है। 2 दिन बाद मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, मुझे वहां पहनकर जानी है ये ड्रेस। वहां एक कंपटीशन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ड्रेस को पहनने के बाद तो मैं ही जीतने वाली हूँ। भाभी आप इतनी प्यारी लग रही हो, देखना आप ही जीतोगी। चलो फिटिंग के लिए दे देती हूँ, रेंट पर ले रही हूँ मैं ये ड्रेस। भाभी मैं बना देती हूँ, आपने बाहर किसी से रेंट पे क्यों ली? अरे तुम तो चुप ही करो, तुम दर्जी हो, ब्लाउज सूट सलवार यही बना सकती हो, डिजाइनर ड्रेस नहीं। हटो, मैं जा रही हूँ फिटिंग के लिए। तान्या अपनी ड्रेस को फिटिंग के लिए दे देती है। 2 दिन बाद तान्या इवेंट के लिए अपने कपड़े और सामान पैक करती है कि तभी उसकी नजर उस डिजाइनर ड्रेस पर पड़ती है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? इस ड्रेसेस के बिना पार्टी में जाने का क्या होगा? और प्रतियोगिता कैसे जीतूंगी मैं? अब क्या करूं, इसे भी अभी फटना था क्या? तान्या काफी परेशान होकर वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी ननंद कमरे में आती है। अरे भाभी आपको जाना था ना, फिर आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो? जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही हो? देख नहीं रही क्या तुम, सब खराब हो गया है। क्या हुआ भाभी? कुछ देर पहले तो आप इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, अब अचानक से क्या हो गया? तुम समझोगी नहीं, मेरी महंगी ड्रेसेस का फट जाना, और वो इवेंट। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो इवेंट मेरे लिए कितना जरूरी था। अरे ये सब आज ही होना था क्या? अब क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी मुझे आपका दुख समझ आ रहा है, और आपको इतना परेशान देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने भी बहुत सारी ड्रेसेस बनाई हैं, अगर आप चाहो तो उनमें से कुछ पहन सकती हो। तुम क्या पागल हो? अरे इतना बड़ा इवेंट है, वहां बहुत अमीर और बड़े लोग आएंगे, और वहां मैं अपनी दर्जी ननंद की सिली हुई ड्रेस पहन कर जाऊं? लोगों से मजाक नहीं बनवाना मुझे अपना। भाभी मुझे पता है कि आप उदास हैं, आपको मेरे सिले कपड़े भी पसंद नहीं आते हैं, पर आप खुद ही सोचिए ना कि इवेंट आपके लिए कितना बड़ा है। अगर आप वहां नहीं गई तो आपको बहुत दुख होगा। तुम कह तो सही रही हो, पर मैं। भाभी अब तो परवर मत कीजिए, अरे इतना मत सोचिए। लेकिन तुम भी तो अपनी बनाई हुई ड्रेस में अपना नाम लिखती हो, उसका क्या? तब तो लोगों को पता ही चल जाएगा ना कि ये कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं है, बल्कि मेरी दर्जी ननंद की ड्रेस है। मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। भाभी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल्दी से उसमें कोई डिजाइन बना देती हूँ, मेरा नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जल्दी से अपने हाथ चलाओ। रूपा अपनी भाभी के हिसाब से ड्रेस तैयार कर देती है, जिसे तान्या पहनकर पार्टी में जाती है। प्रतियोगिता भी शुरू होती है। तान्या ही उस प्रतियोगिता को जीतती है। तान्या की ड्रेस में डिजाइन जिसमें कुछ लिखा भी था, वो पढ़कर जज भी हैरान हो जाते हैं। वैसे यहाँ आप सबकी ड्रेस काबिले तारीफ है, लेकिन यहाँ आए हम सबको पता है कि किसकी ड्रेस ने हम सबका ध्यान खींचा है।
और तान्या की ड्रेस के डिजाइन में ये जो हल्की सी लिखावट है, जिसमें प्यारा सा संदेश है, वो प्यार भरा है जिसने हम सबका दिल छू लिया। इसीलिए तान्या विजेता है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। इस इवेंट में कल तक आना मेरा सपना था और आज मैं विनर हूँ। तान्या बहुत खुश होती है। सब लोग तान्या की फोटो भी खींचते हैं। रातों रात तान्या की ड्रेस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है। लोग ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं और तान्या का ईगो थोड़ा कमजोर पड़ता है। अरे ये कैसे हो सकता है? सब रूपा की तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो बस इस ड्रेस को पहना ही है। सब लोग इसी ड्रेस की तारीफ भी कर रहे हैं और ये ड्रेस तो रूपा ने बनाई है। मैं जिसे अब तक दर्जी कहती रही, वो तो वाकई में एक डिजाइनर निकली। तान्या को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, जिसके बाद अब वो रूपा से बहस नहीं करती और हर बात का शांति से जवाब देती है। कुछ दिनों बाद कंचन मासी, जो रूपा की सिलाई सेंटर में काम करती है, भाभी का प्यार देखकर जलने लगती है। क्या बात है तान्या दीदी, लगता है आपकी नंदन से बनने लगी है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो, अपने काम से काम रखो। और वैसे भी तुम ही हमेशा कहती थी कि मेरी ननंद के हाथ में कोई कला नहीं है, पर तुम कितनी गलत हो। मेरी ननंद की कला मुझे साफ साफ दिख रही है। ये दोनों ननंद भाभी खुद को क्या समझती हैं। कल तक तकरार थी तो तान्या मुझे पैसे देकर कटे फटे कपड़े सिलवा लेती थी, लेकिन अब प्यार उमड़ रहा है। मैं भी देखती हूँ कि ये ननंद भाभी का प्यार कब तक चलता है। कंचन को काफी जलन होती है और वो जलन की वजह से सिलाई सेंटर में आग लगा देती है। अपने सिलाई सेंटर के जलने के बाद रूपा को काफी धक्का लगता है, पर वो अब भी जैसे तैसे खुद को संभालती है। नहीं रूपा, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है और इम्तिहान तो होते रहेंगे। रूपा वापस से अपना सब ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कई बार काफी बुरा भी लगता है। रूपा अपने कमरे में उदास बैठी होती है, तभी दरवाजे पर तान्या आती है। रूपा को आज पहली बार इतना उदास देखा है। मैं अब शांत नहीं बैठ सकती। रूपा को उदास देखकर तान्या को भी काफी बुरा लगता है और वो तुरंत मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करती है और वहां अपनी ननद को लेकर जाती है। आप सब लोगों को मेरी वो डिजाइनर ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना? हाँ, हमें क्या, वो तो हर किसी को पसंद आई। अरे हमें भी अपने डिजाइनर का नंबर दे, हम भी बनवा लेंगे वहीं से। अरे मैं बस नंबर ही नहीं दूंगी, बल्कि आज आपको उस डिजाइनर से भी मिलवा रही हूँ। मेरी वो ड्रेस मेरी ननद ने ही बनाई है। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आपने ही तो मना किया था सबको बताने के लिए, और अब आप खुद ही बता रही हो। मैं मतलबी हो गई थी रूपा, और मैं गलत भी थी। सच में तुम्हारे हाथ में बहुत हुनर है। तुम अपनी ही नहीं बल्कि हम सबका भी नाम बनोगी। सच में वो ड्रेस रूपा ने ही बनाई थी? हाँ, यकीन नहीं होता तो कर लीजिए, क्योंकि अब हम दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक बुटीक खोलने वाले हैं। तान्या सबके सामने मान लेती है कि उसकी ननद एक छोटी मोटी दर्जी नहीं है, बल्कि एक अच्छी डिजाइनर है। और फिर दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक बुटीक खोलते हैं। अपने ईगो को कभी बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईगो हमेशा ही हमें गलत रास्ता दिखाता है। लेकिन अब हमने मिलकर सब ठीक कर दिया है, और ये ननद भाभी का बुटीक थ्रेड्स ऑफ प्राइड बाय रूपा एंड तान्या। मॉरल: सिलाई सिर्फ कपड़ों की नहीं होती, बल्कि रिश्तों की भी होती है, जिस सिलाई से रिश्तों की दरारों को रफू किया जाता है। जानकी, जो एक मुफ्त और बेबाक लड़की होती है। जानकी की शादी त्रिपाठी परिवार के इकलौते लड़के से होती है। सुनीता अपने परिवार के साथ घर की नई नवेली बहू जानकी का स्वागत करती है। माँ जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी यहाँ हुई है। आप लोगों की सच्चाई और अच्छाई के बारे में बहुत सुना है, और मैं तो वैसे भी गांधी जी के नक्शे कदम पर चलती हूँ। जानकी बेटा, घर में तुम्हारा स्वागत है। अभी तुम हमारे घर में नई हो, तुम्हें यहाँ की रीति रिवाज परंपरा पता नहीं है, पर हमारी सारी परंपराएं तुम्हें सीखनी होंगी। जी माँ जी, मैं पूरी ईमानदारी से सीखने की कोशिश करूँगी, और कहीं अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो आप सब लोग हो ना मेरी मदद के लिए। हाँ बहू, हम सब हमेशा तेरे लिए खड़े हैं। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे, कभी कुछ समझ ना आए, तो हम लोग हैं ना हमेशा तेरे साथ। बस फिर और क्या चाहिए माँ जी, जब मेरा परिवार मेरी मदद कर रहा है तो। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ ही जाऊंगी। आज से तुम त्रिपाठी परिवार की इज्जत संभालोगी। गांधी जयंती का फंक्शन बहुत बड़ा होता है हमारे यहाँ।
हम हर त्योहार, देश के प्रति सम्मान, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रखते हैं और अब यही उम्मीद हमें तुमसे भी है बहू। पापा जी, हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जानकी अब अपने नए ससुराल आ चुकी थी और धीरे धीरे अपने ससुराल को समझने की कोशिश करती है। हर चीज को समझती है। कुछ दिनों बाद नए कपड़े और खाने का काफी ज्यादा सामान सब कुछ जानकी की ननंद लेकर आती है। भाभी, ये देखो, आपको ये साड़ी कैसी लग रही है? और 100-200 लोगों के लिए इतना सामान बहुत होगा ना? लेकिन ये सब कुछ कुछ घर में है क्या? अरे भाभी, आपको पता नहीं क्या? हमारे घर में गांधी जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं और घर में ही नहीं बल्कि हम तो मोहल्ले में भी मनाते हैं। अच्छा, लेकिन इन सब में तो काफी खर्चा हो जाता है। मोहल्ले वाले मिलके मनाते होंगे ना, क्योंकि इतने पैसे अकेले हम ही थोड़ी लगा सकते हैं। अरे भाभी, सब कुछ हम ही करते हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है। लोगों को गिफ्ट देना, साज सजावट सब कुछ होगा। और इसमें लगभग खर्चा कितना हो जाता है? ज्यादा नहीं, 1-2 लाख। ये तो मेरी नजर में है, शायद इससे ज्यादा ही होता होगा। हाँ, ये ज्यादा नहीं है। अरे ये बहुत ज्यादा है। गांधी जी का तो मैं भी सम्मान करती हूँ, लेकिन गांधी जी नोट में ही अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर इतने नोट उड़ने में नहीं। अरे भाभी, आप भी ना, हम जो चीज इतने सालों से करते हैं वो करेंगे ना। और आपको नहीं पता, लेकिन जब भी हम ऐसे करते हैं तो हमारा मोहल्ले में नाम भी बहुत होता है। सब हमारी बहुत वाहवाही भी करते हैं। अरे बस वाहवाही के लिए ये सब? नहीं, वो तो हमें भी अच्छा लगता है। भाभी, आप भी ये क्या लेकर बैठ गई? अरे गांधी जयंती आने वाली है, बहुत काम पड़े हैं, आपको मेरी मदद करनी है। कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ दिखावा लग रहा है। इतने पैसे कौन खर्च करता है भला? अब सीधा सीधा तो पूछ नहीं सकती। अगर पूछ भी लिया तो कोई जवाब नहीं देगा। हम काफी जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। अच्छा, वो कैसे? अरे भाभी, बड़े बड़े अनाथालय से लोग आते हैं, हम उन्हें भी चैरिटी देते हैं, फंड देते हैं। वैसे लोगों को भले ही लगे कि हम ये सब दिखावा कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये हमारी इच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा भाभी, ये फ़ोन थोड़ा बिजी है, मत पूछना। इस पर बार बार कॉल आ रहे हैं। मुझे तो काफ़ी काम है, पर आप किसी का कॉल आए तो फ़ोन मत उठाना। फ़ोन सबका है और हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर किसी ने काम के लिए फ़ोन किया तब तो उठाना ही पड़ेगा ना। नहीं भाभी, आप रहने दीजिएगा, घर में से किसी को बोल दीजिएगा, वो बात कर लेगा। अच्छा, मुझे बहुत काम है, अभी मैं जा रही हूँ, आप अपनी साड़ी देख लीजिएगा। जानकी को अपने ससुराल वालों की इस हरकत पर अब शक होने लगता है और वो अकेले में खुद से बात करते हुए कहती है, इतना बड़ा प्रोग्राम, वो भी आज के समय में? आज तो कोई किसी को मुफ्त में पानी तक नहीं देता, और यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम, वो भी इतना आलीशान। वैसे मुझे पता तो नहीं है कि सच में कोई गड़बड़ है या नहीं, लेकिन मेरा अनुभव तो यही कह रहा है और मैं गांधी जी के रास्ते पर ही चली हूँ, तो अब मुझे सच का पता लगाना ही पड़ेगा। पता तो चले आखिर माजरा है क्या। जानकी अपने शक को पक्का करने या फिर उसे मिटाने के लिए अब और इस बारे में पता करने लगती है। रात के समय जानकी अपनी ननंद के कमरे में चुपके से जाती है। ये हो गया दीपा का फोन हैक। अब इसमें जो भी मैसेज आएंगे वो सब मुझे पता चल जाएंगे। तभी वहां दीपा आ जाती है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? बस सच पता करना है। भाभी, क्या हुआ? अरे हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जानकी को दीपा के फोन से सच पता चल जाता है कि उसका परिवार का चैरिटी फंड असली में गांधी गैलेरिया बनाने के लिए छुपाया जा रहा है, ना कि कोई नेकी का काम हो रहा है। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ तो दाल काली नहीं, बल्कि मेरे ससुराल वालों की ही शक्लें काली हैं। जानकी को सब पता चल जाता है और अब वो इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगती है। पड़ोसन मीरा के पास जाती है। आंटी सुनिए, गांधी जयंती का फंक्शन कैसे आयोजित होता है? वो दरअसल मेरे ससुराल वाले करते हैं। मैं तो नई बहू हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है ना। अरे बेटा, सब सोचते हैं कि चैरिटी हो रही है, पर असली पैसा त्रिपाठी गैलेरिया में जा रहा है। पता सबको होता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। जानकी को आस पड़ोस के लोगों से कई सारी बातें पता चलती हैं।
शाम का समय जानकी अपने घर के नौकर रामू के पास जाती है। आज पापड़ का टेस्ट थोड़ा ऑफ है, रेसिपी गायब है। रामू काका, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। रेसिपी बताएंगे तो सब सुरक्षित रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं बहू रानी। ये गांधी जयंती के फंक्शन के पीछे क्या बात है? वो दरअसल काका, आपका नाम नहीं आएगा, आप बताओ। जानकी की जासूसी हर जगह काम आती है। अब जानकी को अपने ससुराल वालों के बारे में सब कुछ पता चल गया था। रात के समय जानकी स्टडी रूम में आती है। यहीं पर होना चाहिए सबूत। डोनेशन फंड का ब्रेकडाउन और मॉल का प्लान। अगर वो मेरे हाथ लग गया तब इनकी गांधी जयंती मैं मनाती हूँ। जानकी सबूत ढूंढने लग जाती है। तभी वहां जानकी के ससुर आते हैं। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे पापा जी, कल आपको कॉफी दी थी ना, कप लेना भूल गई थी, बस वही लेने आई हूँ। मिल ही नहीं रहा। अरे बहू, टेबल के पास होगा। जानकी टेबल के पास जाती है तो उसे फाइल भी मिल जाती है। अपने ससुर के जाने के बाद जानकी फाइल की एक कॉपी निकाल लेती है। ये देखो, मिल गया सबूत भी। भले ही ये मेरे ससुराल वाले हैं, लेकिन मैं गलत और सही में फर्क जानती हूँ, और यहाँ ये लोग गलत है। मेरा फर्ज है गलत को सही रास्ता दिखाना। जिस दिन की वजह से ये सब हो रहा था, अब वो दिन भी आ जाता है। आज गांधी जयंती थी। मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा होते हैं। बड़े बड़े नेता, एमएलए सब लोग आए थे। मानो जैसे शहर इकट्ठा हो गया हो। लोगों की भीड़ में सुधीर माइक पर। भाइयों और बहनों, आज उन महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। सत्य और अहिंसा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आप सबके समक्ष कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ। सुधीर फाइल उठाता है, लेकिन वो स्पीच की फाइल नहीं थी। जानकी ने स्पीच बदल दी होती है। अब टाइम आ गया है। अब पापा जी की स्पीच ही उनका पर्दाफाश करेगी। ये सब काला धन है जो। सुधीर इतना बोलकर चुप हो जाता है। तभी पीछे से प्रोजेक्टर पर वीडियो चलती है। लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। ये न्यूज़ लाइव भी थी। ये है त्रिपाठी परिवार का काला सच। हाँ, आज गांधी जयंती भी है। कुछ लोग गांधी जी को दिल से याद कर रहे होंगे और कुछ लोग इनकी तरह ढोंग। ये है त्रिपाठी परिवार का फंड का सीक्रेट प्लान, परिवार का दिखावा। इनका असली मकसद देश की सेवा या गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना नहीं, बल्कि असली मकसद गांधी गैलेरिया है। अरे ये क्या हो गया? ये लोग इतने नीच, झूठे और कपटी हैं। जानकी, तुमने ये क्या किया? अरे हम तुम्हारा परिवार हैं। ये सब ठीक नहीं है। सही तो आप लोग नहीं कर रहे। बेटा, आज तुम्हारी वजह से ही ऐसे देशद्रोही लोगों का पर्दाफाश हुआ है। हमारे देश में रहकर भी ये हमारे देश को ही खोखला कर रहे हैं। ये देश हमारा है, इसीलिए सही के लिए आवाज उठाना भी हमारा ही कर्तव्य है। तभी वहां पुलिस आती है। त्रिपाठी परिवार जो शर्म से खड़ा था, उनकी चप्पल, गांधी टोपी सब उतरवाई जाती है। बहू, हमारी इज्जत, मान, सम्मान, पैसा, रुतबा सब तुम्हारी वजह से। बापू ने कहा था सत्याग्रह करो, और मैं बन गई सत्याग्रही। झूठ चाहे कितना बड़ा हो, एक सच बोलने वाली बहू उसे हिला सकती है। अपने ससुराल में बदलाव लाना भी संभव है। जानकी अपने घर की छत पर खड़ी होती है, हाथ में चरखे वाली चैन, हवा में बादल उड़ते हुए। वो परिवर्तन पहले स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। जानकी अपने ससुराल वालों के खिलाफ खड़ी हुई और आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। मॉरल: झूठ कितना भी बड़ा हो और उस पर कितने ही पर्दे क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के आगे कभी नहीं टिकता। आखिरकार जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। रोहन ने आज हिम्मत जुटाकर अपने पिता से अपने प्रेम के बारे में बताने का फैसला किया था। पापा, मुझे लड़की पसंद है, उसका नाम मीरा है, मुझे उसी से शादी करनी है। कौन मीरा? ये? पिताजी ने फोटो देखी तो उनका चेहरा बिगड़ गया। जी पापा, वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। अरे इतनी काली पतली लड़की, इसमें क्या देखा तूने रोहन?
देख बेटा, शादी ब्याह में रूप रंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। पापा, रंग नहीं, उसका दिल और स्वभाव ही उसकी असली खूबसूरती है। प्रेम में रंग रूप नहीं, आत्मा देखी जाती है। हाँ ठीक है, मगर लोग क्या कहेंगे? माँ, लोगों के लिए जीना है या अपनी खुशी के लिए? मैं मीरा से प्रेम करता हूँ बस। रोहन की बात सुनकर पिताजी खुश नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार गए। ठीक है, अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, बाकी तेरा जो मन करे वो कर। रोहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली। वहीं आज मीरा की पहली रसोई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने काले लंबे बालों का जूड़ा बनाया और लग गई रसोई में खाना बनाने। अरे ये क्या, दाल में बाल? भगवान, मेरी पहली रसोई है, तुम बस साथ देना मेरा। आज सबका दिल जीतना है मुझे। मीरा ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया, लेकिन रसोई में काम करते समय उसका एक बाल दाल में गिर गया, जिसे उसने देखा नहीं। देखो, मैंने कहा था ना, इस लड़की से घर नहीं चलेगा। अब देखो, पहले ही दिन गंदगी। अचानक पिताजी की आवाज से सबका ध्यान गया। दाल की कटोरी में एक लंबा बाल तैर रहा था। छी, कितनी गंदगी है, खाना कैसे खाएं अब? सुनो बहू, कल ही अपने बाल कटवा लेना। घर की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। माफ करिए पिताजी, गलती हो गई मुझसे, मैं दोबारा बना देती हूँ। बेटी, इतने लंबे बाल रखोगी तो ये सब तो होगा ही। घर में काम करने वाली औरत के इतने लंबे बाल ठीक नहीं। पापा, एक गलती के लिए इतना बड़ा फैसला? मीरा के बाल उसकी खूबसूरती हैं। तो चुप रह रोहन, घर की औरत को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाल उसकी पहचान थे। तभी रोहन बोला, मीरा, तुम अपने बाल मत कटवाना, ये तुम्हारी पहचान है। पिताजी माफी चाहती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। मुझे इनसे बेहद प्यार है। प्यार से पेट नहीं भरता बेटी। घर का काम करना है तो थोड़ा सफाई और ध्यान लगा के करो। उस दिन के बाद से मीरा बहुत परेशान थी। सासू माँ रोज उसे बाल काटने को कहती। एक रात वो अपने बालों में तेल लगा रही थी और सोच रही थी। माँ कहती थी, औरत के बाल उसकी शक्ति है, मैं इन्हें नहीं कटवाऊंगी। अचानक नीचे से आवाज आई। मीरा को लगा कि कोई घर में घुसा है। उसने हिम्मत की। कौन है वहाँ? हाँ, कहीं कोई चोर तो नहीं? मीरा ने अपने लंबे बालों को कसकर बांधा, फिर एक डंडा उठाकर धीरे धीरे नीचे गई। भगवान, अगर कोई चोर है तो मुझे हिम्मत देना। चोर धीरे से अलमारी खंगाल रहा है और सामान ढूंढते हुए बोला, यहाँ पैसे कहाँ रखे होंगे? अरे, सारी कीमती जेवर कहाँ रखती है इन कमबख्तों ने? कौन हो तुम? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तू कौन है? आवाज मत निकालना वरना खराब होगा। यहाँ चोरी करने आया है? मैं चिल्लाऊंगी। अगर एक भी आवाज निकाली तो इस चाकू से काट दूंगा, समझी? मीरा घबरा गई, लेकिन उसने अपने बालों की तरफ देखा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। अचानक से रोने की एक्टिंग करते हुए, भाई साहब, मैं गरीब औरत हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। मेरे पास बस ये काले लंबे बाल हैं, जिन्हें घर वाले भी पसंद नहीं करते। क्या बोल रही है? पैसे गहने कहाँ हैं? भाई, अगर चाहो तो ये बाल काट कर ले जाओ, बाजार में बिक जाएंगे। यहाँ कुछ और नहीं है। पागल है क्या? बाल लेकर क्या करूंगा मैं? यही तो मीरा चाहती थी। जैसे ही चोर लापरवाह हुआ और हंसा, मीरा ने अपनी तेजी दिखाई। आप दिखाती हो इन बालों की ताकत। अरे, ये क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मीरा ने चतुराई से अपने मजबूत लंबे बालों को चोर की आंखों और गले के चारों तरफ लपेट दिया। चोर का दम घुटने लगा। ये है मेरे काले लंबे बाल, तुझे लगता था ये कमजोरी है? मीरा डंडे से चोर के हाथ पर चाकू मार के गिरा देती है। अरे अरे, छोड़ दो मुझे, गलती कर गया मैं तो, छोड़। गलती? चोरी करने आया था ना, अब भुगत। चोर बिल्कुल बेबस हो गया था। मीरा के बाल इतने मजबूत थे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सब उठो, चोर है घर में, जल्दी आओ, यहाँ एक चोर है। दीदी माफ कर दो, मैं गलत था। अब दीदी याद आ गई। जब चाकू लेकर डरा रहा था तब क्या लगी थी मैं तेरी? सब जाग जाते हैं और नीचे दौड़ आते हैं। जब उन्होंने देखा कि मीरा ने अपने बालों से चोर को बांध रखा है तो वो हैरान रह गए। मीरा, तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? बहू, ये क्या किया तूने? पिताजी, इसने घर में चोरी करने की कोशिश की और देखिए, जिन बालों को आप बोझ समझते थे उन्हीं से मैंने इसे पकड़ा है। साहब, आपकी बहू ने मुझे इन बालों से ऐसा फंसाया कि मैं हिल ही नहीं पा रहा। अरे, तेरे इन बालों में इतनी ताकत है? बेटी, हमने तुझे ये बाल काटने को कहा था, माफ कर दे हमें। माँ जी, आप सब ने कहा था ये बाल गंदगी लाते हैं, आज इन्होंने घर को बचाया है।
मीरा, तुम्हारी ये बाल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आज के बाद कोई तुमसे बाल कटवाने को नहीं कहेगा। बहू, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तेरी ये काले लंबे बाल तेरी असली पहचान है। अरे फैमिली मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो कोई मुझे इस बालों से छुट्टी दिलाओ, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। तुम जल्दी ही आराम से जेल जाओगे। पुलिस आके चोर को पकड़ लेती है। उस दिन के बाद घर में किसी ने मीरा से बाल काटने को नहीं कहा। पिताजी को एहसास हुआ कि वो गलत थे, लेकिन मीरा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के कुछ दिन बाद रोहन और मीरा दूसरे शहर घूमने जा रहे थे। दोनों बस में बैठकर खुशी से बातें कर रहे थे। मीरा, कितना अच्छा लग रहा है ना, पहली बार साथ में कहीं जा रहे हैं। हाँ, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि पापा जी ने भी खुशी से भेजा है। अचानक बस रुक जाती है। बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। 3 डकैत बंदूक लेकर बस में चढ़ते हैं। अरे सब नीचे बैठ जाओ, जो भी हिला डोला सीधा उसका काम तमाम। बस में मौजूद सभी यात्री डर जाते हैं। बच्चे रोने लगते हैं, औरतें घबरा जाती हैं। जल्दी जल्दी सब अपने पैसे निकालो, गहने निकालो। मीरा, मीरा मेरे पीछे रहो। नहीं रोहन, आज मैं दिखाऊंगी कि औरत कमजोर नहीं होती। ये मेरे बाल, माँ कहती थी ये मेरी ताकत है। मीरा ने अपने लंबे बाल धीरे से खोले और एक योजना बनाई। भाई, मैं अपने सारे गहने दे देती हूँ, बस किसी को नुकसान मत पहुँचाना। हाँ हाँ, जल्दी निकाल। जैसे ही डकैत का मुखिया मीरा के पास आया, मीरा ने तेजी से अपने मजबूत लंबे बालों से उसकी आंखों पर मारा और बंदूक छीन ली। उसके बाद एक जाल की तरह डकैत को फंसा गए। बंदूक छीनकर बालों से डकैत की गर्दन को जकड़ लिया। अब तुम तीनों हाथ ऊपर करो, बहुत हुआ तुम लोगों का। ये लड़की, इसके बाल। मीरा का साहस देखते हुए रोहन ने दूसरे डकैतों को भी बांध दिया। पूरी बस में तालियों की आवाज गूंज गई। वाह बहन जी, आपके बालों ने आज सबकी जान बचा दी। मीरा, तुम्हारी ये बाल, उफ, कितने सुंदर और कितने काबिल हैं कि सारे डकैत ढेर कर दिए। वाह मेरी शेरनी। बस ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सभी यात्री मीरा की तारीफ करने लगे और उसके बालों को देखकर हैरान थे। वहीं इस घटना के कुछ दिन बाद पुलिस अधिकारी और सरकार के लोग मीरा को सम्मानित करने आए। मीरा जी, आपकी बहादुरी के लिए सरकार आपको वीरता पुरस्कार देना चाहती है। आपने न सिर्फ अपने घर की रक्षा की, बल्कि बस के सभी यात्रियों की जान बचाई। और खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी महिला ने अपने बालों का इस्तेमाल करके ऐसा किया। इस नए तरीके और बहादुरी के लिए सरकार आपको सम्मान देगी। बेटी, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुझे सिर्फ रंग से देखा था, तेरे बालों को बोझ समझा था। पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटी, मैं गलत था। मैंने तुझे तेरे रंग और पर्सनैलिटी से तुझे जज किया और कितनी बार तुझसे बालों को काटने के लिए बोला, जबकि तेरे ये काले लंबे बाल, ये तेरी असली ताकत है। तेरा साहस, तेरा चरित्र, तू सच में हीरे से भी कीमती है। पापा, मैंने कहा था ना कि असली खूबसूरती दिल में होती है, और मीरा के ये बाल उसकी शक्ति हैं। बेटी, मैंने तुझसे बाल काटने को कहा था, मुझे माफ कर दे। तेरे बालों ने आज हम सबकी इज्जत बढ़ाई है। पिताजी, ये बाल सिर्फ बाल नहीं है। माँ कहती थी कि औरत के बाल उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज मैंने साबित कर दिया कि ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। बेटी, आज मुझे समझ आया कि सुंदरता चेहरे में नहीं, कामों में होती है। तू मेरी बेटी है, मेरा गर्व है। तेरी ये लंबे बाल तेरा गहना है। प्रेम में रंग नहीं, भावनाएं देखी जाती हैं, और मीरा के बालों में छुपी ये ताकत ने सबको दिखा दिया। सभी खुशी से गले मिले। मीरा ने अपने लंबे काले बाल हवा में लहराए। आज वो साबित कर चुकी थी कि उसके लंबे बाल उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गांव का चौक, चारों तरफ हलचल। मजदूर, रिक्शे वाले, बच्चे, बुजुर्ग अपने अपने बर्तन लिए कतार में खड़े हैं। एक सादा सा लकड़ी का बोर्ड टंगा होता है, माँ की रसोई, भूखा आए खाना खाए, जरूरतमंद आए इज्जत ले जाए। इस ढाबे को बाबा हरिदास चलाते थे। अरे भैया, देखो तो सही, इतनी गम में भी यहाँ रोटी सब्जी मिल रही है, वो भी बस 10 रुपए में। अरे ऐसे ही लिख दिया होगा। आज के समय में अनाज का एक दाना भी सोने बराबर मिलता है। इतनी महंगाई में भला 10 रुपए में कहाँ ही कोई खाना खिलाता है। अरे जब लिखा है यहाँ, तो खाना क्यों नहीं मिलेगा 10 रुपए में? देखो, भीड़ भी कितनी लगी है ढाबे पर। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये 10 रुपए में ढाबे पर ही बैठने देंगे। खाना खाने के लिए 150 तो लेंगे ही। और हमारी जेब तो खाली है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? एक बार पूछने में क्या ही हर्ज है?
वैसे भी इतनी भूख लग रही है। सुबह से काम करके थक गए हैं। घर पर जाएंगे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। पत्नी भी मायके गई हुई है। चलो भाई, जब तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो पूछ लेते हैं। दोनों ढाबे में जाते हैं। अरे एक काका, सुनिए जरा। यहाँ लिखा है कि 10 रुपए में रोटी सब्जी मिलती है। ये क्या सच है? अरे बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ तुम भले ही खाली पेट आते हो, पर कभी खाली पेट जाते नहीं हो। और जेब खाली हो तो 5 रुपए में भी खाना मिल जाता है। सुना है कई बार तो मुफ्त में भी खाना खिला देते हैं। हाँ रे, इस बाबा हरिदास का दिल बड़ा है। कहते हैं भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं, और दुआ से बड़ा कोई इलाज नहीं। मैं सालों से मजदूरी करता आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी यहाँ जैसी इज्जत नहीं मिली। अब भूख से तड़प कर अगर हम मजदूर लोगों ने सब देखा है, पर यहाँ जैसा प्यार और इज्जत मिलता है वैसा कहीं नहीं। ये तो वाकई में पुण्य है। आज के समय में हर कोई सबसे पहले बस खुद के बारे में ही सोचता है। मुझे तो पहले यकीन भी नहीं हो रहा था कि कोई इतना सस्ता खाना भी खिला सकता है, पर यहाँ आने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि लोगों में इंसानियत और प्यार अब भी है। लाइन में खड़े बच्चे खिलखिलाते हैं। अंदर रसोई में बाबा खुद ही चूल्हे पर रोटियां सेक रहे होते हैं। पास ही एक छोटी बच्ची छुटकी पानी के गिलास भरकर बाहर बांट रही होती है। बाबा, आज तो बहुत भीड़ है, आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटा चिंता मत कर, ऊपर वाला भूख के साथ साथ रोटी भी भेज देता है। बाबा, तुम्हारी वजह से मेरे पोते पोतियों का पेट भरता है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बाबा। ये तो सब भगवान की रसोई है। मैं तो बस चूल्हे पर हाथ जलाता हूँ। पूरा माहौल प्यार और अपनेपन से भरा हुआ होता है। इसी तरह हरिदास बाबा कम पैसों में लंगर वाला ढाबा चलाते हैं और इसी तरह गरीब लोगों का पेट भरते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद ढाबे पर शहर से एक रवि नाम का लड़का आता है। हाथ में स्मार्टफोन, शहरी अंदाज। रवि ढाबे पर इतनी भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह, पैसे देकर भी भला कभी किसी ढाबे पर इतनी बड़ी लाइन तो नहीं देखी है। फिर यहाँ इतनी लंबी लाइन किस बात की है? रवि ढाबे में जाता है, लोगों की बात सुनता है, उनसे काफी पूछता भी है। क्या ये सब ढाबे के खाने के लिए है? और सबको मुफ्त में खाना? कहीं कोई धंधा तो नहीं? क्योंकि पुण्य भी वही इंसान करता है जिसे बस अब अपने पाप धोने हो। जरूर इन्हें भी पुण्य दिखाकर ही अपने काले कारनामों को छुपाना होगा। तभी तो इतना सस्ता और मुफ्त में ढाबा चला रहे हैं। रवि को बाबा के इरादों पर शक होने लगता है और वो बाबा पर नजर रखने लगता है। लेकिन रवि को हरिदास बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। लंगर ढाबे से परेशान होकर एक दिन रवि खुद ही बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है। ओ बाबा जी, इतना खाना मुफ्त, इसमें आपका फायदा क्या है? देखिए, मैं आज का नौजवान हूँ, मुझे कोई उल्टी पट्टी पढ़ाना भी मत। मुझे सब अच्छे से पता है कि इन सब के पीछे आपका कोई जागती फायदा होगा। तो अब सीधा सीधा वो फायदा मुझे बताओ। बेटा, फायदा गिनना व्यापारी का काम है, सेवक का नहीं। मैं तो बस यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ, और लोगों की दुआ मिलना, लोगों की खुशी, उनका चेहरे का सुकून, यही मेरा फायदा है। और इस फायदे के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक ढाबा चलाना चाहता हूँ। चलो मान लिया, पर कोई तो पैसा देता होगा ना, वरना ये सब कैसे चलता है? और अपने मुनाफे के बदले ही तो ये सब करते होंगे ना आप? गांव वाले दान कर जाते हैं। कोई आटा, कोई सब्जी, कोई थोड़े पैसे, सब मिलाकर माँ की रसोई चलाते हैं। और इसमें मेरा यही मुनाफा है कि लोगों का पेट भरते भरते मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दुनिया में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? बाबा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो तो खुद अपनी थाली छोड़कर दूसरों को दे देते हैं। तुम तो बाबा के साथ ही रहती हो, तुम्हें भी जरूर कुछ मिलता ही होगा। तभी तो तुम बाबा की चमची बन रखी हो। सच सच बताओ। आप शहर से आए हो, आपको ये छल कपट ये सब पता होगा। लेकिन हरिदास बाबा ऐसे नहीं है। आप इतने दिनों से ढाबे पे चक्कर लगा रहे हो, गांव वालों से ढाबे के बारे में पूछ रहे हो, हमें क्या कुछ पता नहीं है? आपको कहीं से कुछ नहीं पता चला तो आप यहाँ आ गए इल्जाम लगाने। अब बेटा, अगर तुम्हें हम पर इतना ही शक है
तो हमारे साथ ही रह लो। 4 दिन हमारे साथ रहोगे, हमारी जिंदगी देखोगे तो समझ जाओगे। रवि अब ढाबे में रहने के लिए मान जाता है और वो ढाबे में रहकर ढाबे की सच्चाई जानने लगता है। कई दिनों बाद रवि अब समझने लग रहा था वहाँ का सब कुछ। ऐसे ही एक शाम खाना लगभग खत्म हो चुका था। तभी एक थका हारा किसान आता है। बाबा, कुछ बचा है क्या? सुबह से एक दाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। अरे, तुम ढाबे पर आए हो, ये लो खाना। बाबा अपनी थाली की तरफ देखते हैं। उसमें थोड़ी दाल और एक रोटी बची है। वो अपनी थाली उठाकर उस किसान को दे देते हैं। ये लो बेटा, खा लो। पर बाबा, ये तो आपकी थाली है, आप क्या खाएंगे? जब तुम्हारा पेट भरेगा तभी तो मेरा दिल भरेगा। किसान रोते रोते रोटी खाता है। आसपास खड़े लोग भावुक हो जाते हैं। रवि ये सब देखता है और चौंक जाता है। ये सचमुच अपनी भूख मारकर दूसरों को खिला रहे हैं। अ, मैंने इन्हें गलत समझा। ऐसे भले इंसान दुनिया में कम होते हैं। रवि को अब बाबा की अच्छाई और नेक दिली पर भरोसा हो जाता है। दिन निकलते हैं। गांव का एक आदमी पंडित दयाराम अपने चमचों के साथ बैठा होता है। ये बूढ़ा बाबा सबको मुफ्त खाना खिलाकर मेरा होटल बंद करवा देगा। लोग मेरे यहाँ आना बंद कर दिए हैं और ऊपर से उसकी अच्छाई की वजह से अब हर दूसरा कोई आते जाते मुझे टोक देता है। सही कहा पंडित जी। आपके होटल की थाली तो 100 रुपए की है और वो 10 5 या मुफ्त में खाना खिलाता है। लोगों को तो वैसे भी मुफ्त में ही चाहिए होता है। तो खेल खेलना पड़ेगा। इल्जाम लगाओ, कहो कि बाबा चोरी का राशन इस्तेमाल करता है। देखना, कल तक ढाबा बंद। और हाँ, इल्जाम ऐसा कि हमारे ही कोई आदमी गवाही दे रहे हैं। पैसे खिलाने पड़े तो खिला देना। वाह पंडित जी, राजनीति का यही असली रंग है। आपके होते हुए कोई आपका होटल बंद करवा सकता है क्या? बाबा पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अगले दिन पुलिस और ऑफिसर आते हैं। लोग काफी हंगामा करते हैं। शिकायत मिली है कि यहाँ चोरी का माल इस्तेमाल हो रहा है। ढाबा फिलहाल सील किया जाता है। साहब ये सब झूठ है। बाबा तो खुद भूखे रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सच छुप नहीं सकता। भीड़ गुस्से में है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ढाबा बंद हो जाता है। रवि ये सब देखता है और सोच में पड़ जाता है। मैं सोचता था बाबा धोखेबाज है, लेकिन यहाँ तो सच्चाई उल्टी है। अब इनकी मदद करनी होगी। रवि अपने फोन से वीडियो बनाता है। दोस्तों, ये है बाबा हरिदास, जिन्होंने सालों से भूखों को खिलाया। ये ढाबा दान से चलता था, लेकिन राजनीति ने इसे बंद करवा दिया। अगर आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं तो इनकी मदद करें। वीडियो वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग माँ की रसोई ट्रेंड करने लगता है। लोग चारों तरफ से दान भेजते हैं। कोई आटा, कोई सब्जी, कोई पैसे और साथ ही हर कोई अब बाबा की रिहाई चाहता है। और जनता की आवाज दबती नहीं। बाबा को रिहाई मिलती है पर बाबा का मन जेल जाने के बाद दुखी रहता है, जिस कारण वो जल्दी ही दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। रवि और छुटकी मिलकर बाबा के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद नया ढाबा खुलता है। बाहर बोर्ड लगा है, गरीब की थाली, सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में खाना, दान से चलती सेवा। रवि और छुटकी मिलकर खाना बांटते हैं। दीवारों पर बाबा हरिदास की फोटो लगी है। नीचे लिखा है, पेट भरना आसान है पर दिल भरना मुश्किल। बाबा ने दोनों किया। देखो भैया, बाबा का सपना फिर से जी उठा। हाँ चुटकी, अब ये ढाबा सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरेगा। जिसके बाद वो ढाबा भी खूब चलता है। मॉरल: जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती, बांटने से भी इंसान बड़ा होता है।